गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की गर्मा गर्म चाय के साथ मैं हूं आपका दोस्त ऋतुराज। नया दिन है, नई सुबह है, तो नई जानकारियां भी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स के साथ, डेली का करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्विज। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। चलिए जान लेते हैं 2 अक्टूबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी। इनमें से कुछ हम इम्पोर्टेंट जानेंगे। 2 अक्टूबर 1869 को 1869 को राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। साथ ही साथ 1904 में लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था। 1924 में राष्ट्रसंघ को शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से लाया जाने वाला जिनेवा प्रस्ताव महासभा द्वारा स्वीकृत हुआ था, लेकिन बाद में उसकी पुष्टि नहीं हुई थी। 1975 में भारत रत्न सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी राजनेता तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के कामराज का जन्म हुआ था। के कामराज जी का जन्म हुआ था 1975 में। सन 2001 में 19 देशों के संगठन नाटो ने अफगानिस्तान पर हमले के लिए हरी झंडी दे दी थी। सन 2006 में दक्षिण अफ्रीका ने परमाणु ईंधन आपूर्ति मामले पर भारत को समर्थन देने का फैसला किया था। तो 2 अक्टूबर के दिन राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं। पूरा नाम इनका था मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म 2 अक्टूबर 1969। जन्म स्थान पोरबंदर, गुजरात, भारत में। मृत्यु हुई थी 30 जनवरी को 1948। मृत्यु का स्थान था नई दिल्ली। पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम था पुतलीबाई। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी और इनकी संतान थी हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। 4 संतानें थी गांधी जी की। चारों के नाम यहाँ पे हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। स्मारक कैसा कौन है यहाँ पे? स्मारक बनाया गया था राजघाट दिल्ली में, जो कि इनका योगदान तो आप जानते हैं अभूतपूर्व है, गिनती नहीं कर सकते हम। फिर भी यहाँ पे मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। भारत की स्वतंत्रता, अहिंसक आंदोलन और साथ ही साथ सत्याग्रह आंदोलन। चलिए कुछ और चीज देख लेते हैं। टाइम मैगजीन ने वर्ष 1930 में मैन ऑफ द ईयर को भी चुना था। किसको? महात्मा गांधी जी को। 2011 में टाइम मैगजीन ने गांधी जी को विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत रहे श्रेष्ठ 25 राजनीतिक व्यक्तियों में भी चुना था। टाइम मैगजीन ने यहाँ पर श्रेष्ठ 25 लोगों में भी चुना था। उन्हें कभी नोबेल प्राइज नहीं मिला, लेकिन वह इसके लिए 1937 से लेकर 1948 तक 5 बार नामित किए गए थे। भारत सरकार प्रतिवर्ष सामाजिक कार्यकर्ताओं, विश्व नेताओं, नागरिकों को गांधी शांति पुरस्कार से नवाजती है। तो यहाँ पे हमको एक चीज और मिल गई कि महात्मा गांधी के नाम पर शांति पुरस्कार दिया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले नेता नेल्सन मंडेला को इस पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। अब जान लेते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, क्योंकि इनका जन्म दिवस भी 2 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। जिस दिन गांधी जी का होता है, मतलब आज के दिन लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस होता है। ये कौन थे? हमारे स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। कुछ जान लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। उनके पिता शारदा प्रसाद और माँ रामदुलारी देवी थी। इनके पिता की जो मृत्यु थी वो बहुत कम समय में हो गई थी। मतलब जब लाल बहादुर शास्त्री जी की उम्र बहुत कम थी तब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। जब लाल बहादुर शास्त्री 1 वर्ष के थे तब इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। तब इनकी माताजी अपने सारे बच्चों को लेकर, मतलब लाल बहादुर शास्त्री के भाई बहनों को लेकर, अपने पिताजी के घर पर जाके रहने लगी थी और वहीं से इनका पूरा जीवन यापन वहीं से हुआ। इनके नाना जी ने इनको पढ़ाया, पाला पोसा सब कुछ। इसके बाद सन 1921 में जब महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, तब लाल बहादुर शास्त्री मात्र 17 साल के थे। 1964 में जवाहरलाल नेहरू के मरणोपरांत सर्वसम्मति से लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत का प्रधानमंत्री चुना गया। 10 जनवरी 1966 को संयुक्त घोषणा पत्र हस्ताक्षरित हुए और उसी रात को दिल का दौरा पड़ने से लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया था। कहाँ पे हुआ था? ताशकंद में हुआ था, रशिया में।
10 जनवरी 1966 को 1966 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में 1965 में जो झगड़ा हुआ था, उस वजह से भारत ने पाकिस्तान की ज़मीन पर कब्जा कर लिया था, कुछ ज़मीन पर कब्जा कर लिया था। उसको देखते हुए आयूब खान थे वहाँ पर उस टाइम पे, वहाँ के प्रमुख थे। तो उनके बीच में और हमारे लाल बहादुर शास्त्री के बीच में संयुक्त राष्ट्र ने आगे बढ़कर एक समझौता कराया था। उस पर हस्ताक्षर हुए थे 10 जनवरी 1966 को रशिया ताशकंद में। और जब हस्ताक्षर हो गए थे उसी रात को इनको दिल का दौरा पड़ा और लाल बहादुर शास्त्री जी दुनिया से अलविदा हो गए थे। चलिए तो वापस आ जाते हैं अपने करंट अफेयर्स की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, विश्व हृदय दिवस वर्ल्ड हार्ट डे दिन में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास 15 जनवरी, 10 मार्च, 20 मई या फिर 29 सितंबर। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिए। और साथ ही साथ अगर जो मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ करंट अफेयर्स के, डेली के करंट अफेयर्स आपको मैं लेके आऊँगा, अगर वो क्वेश्चन आपको बनते हैं, उनके आंसर आपको आते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में आंसर देते चलिए। और अच्छे से अच्छा न्यूज़पेपर पढ़िए और अपने करंट अफेयर्स को, हमारे आसपास जो भी घटनाएं हो रही हैं उसको इम्प्रूव करिए, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करिए। चलिए तो यहाँ पे पूछ रहा हूँ मैं कि विश्व हृदय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है 29 सितंबर। हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों में हृदय रोगों और उनके प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना है। दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो हार्ट की बीमारी से जूझ रहे हैं। भारत में हर पांचवा व्यक्ति दिल का मरीज है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार दिल की बीमारी की वजह से हर साल लगभग 17.9 मिलियन लोगों की मौत हो जाती है। एक साल की बात कर रहे हैं। विश्व हृदय दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 2000 में शुरू की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने हाल ही में किस देश में अपना कामकाज रोक दिया है? आपको बताना है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने हाल ही में किस देश में अपना कामकाज रोक दिया है? ऑप्शन है आपके पास जापान, अमेरिका, भारत या फिर रूस। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। चलिए इसका आंसर है भारत। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने हाल ही में भारत में अपना कामकाज रोक दिया। संस्था ने आरोप लगाया कि भारत सरकार ने इस साल की शुरुआत में एक कार्रवाई के तहत उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए थे। इसके बाद उसे अपने अधिकतर स्टाफ को निकालना पड़ा। सरकार का कहना है कि इस संस्था ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत कभी रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया, जो विदेशी फंडिंग के लिए ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर भारत सरकार ने ये दलील दी कि इस संस्था ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन जो एक्ट होता है उसमें कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, जो कि विदेशों में फंड देने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसको देखते हुए यहाँ पर भारत सरकार ने उनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी ने अपना काम जो था वो भारत में बंद कर दिया यहाँ पे। चलिए, विश्व मामलों की संसदीय समिति का सदस्य हाल ही में किसे चुना गया है? चलिए आप इसका आंसर बताइए। विश्व समिति का सदस्य, संसदीय समिति का सदस्य, विदेश मामलों में संसदीय समिति का सदस्य हाल ही में किसे चुना गया? ऑप्शन है आपके पास हरसिमरत कौर बादल, स्मृति ईरानी, जया प्रदा या फिर हेमा मालिनी। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। चलिए इसका आंसर है हरसिमरत कौर बादल। हाल ही में कृषि कानून के विरोध में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाली अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर बादल को विदेश मामलों की संसदीय समिति का सदस्य बनाया गया है। हरसिमरत की पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने भी एनडीए से 20 साल पुराना नाता तोड़ दिया है। चलिए आगे बात करेंगे, कुवैत के किस शीर्ष राजनयिक व शासक का हाल ही में अमेरिका के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया? चलिए आपको बताना है किस
अमेरिका के किस राजनयिक शासक का कुवैत के अमेरिका के हॉस्पिटल में निधन हो गया, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास शेख साहब अल अहमद, शेख नवाब अल अहमद अल सबाब, अनस अल साहिब या फिर फिरोज खान। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। चलिए इसका आंसर है शेख साहब अल अहमद। कुवैत के शीर्ष राजनयिक व शासक शेख साहब अल अहमद का 29 सितंबर 2020 को अमेरिका के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 91 साल के थे। वे काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। शेख साहब का जन्म 16 जून 1929 को हुआ था। उन्हें 1963 में देश का विदेश मंत्री बनाया गया। शेख साहब को आधुनिक कुवैत की विदेश नीति के वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के किस डायरेक्टर को फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII सोसाइटी के अध्यक्ष और इसके गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन नियुक्त किया है? आपको बताना है FTII फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष और साथ ही साथ में गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन किसको नियुक्त किया है? ऑप्शन है आपके पास सलीम खान, करण जौहर, शेखर कपूर या फिर महेश भट्ट। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। चलिए इसका आंसर है शेखर कपूर। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर शेखर कपूर को फिल्म एवं टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII सोसाइटी के अध्यक्ष और FTII के गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर नियुक्त किया गया है। शेखर कपूर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर हैं। उन्होंने BP सिंह को रिप्लेस किया। तो हमारे लिए काम की चीज़ क्या मिल गई यहाँ पे कि इसके पहले पूर्व अध्यक्ष कौन थे? BP सिंह जी थे। इनको उन्होंने रिप्लेस किया। BP सिंह कुछ दिन पहले ही द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन ICCR के जनरल असेंबली के लिए नामित किए गए हैं। तो BP सिंह जी को कहाँ भेज दिया गया? इंडियन काउंसिल फॉर द कल्चर रिलेशन ICCR के जनरल असेंबली में भेजा गया है। उनकी जगह पे अब कौन आ गया यहाँ पे? शेखर कपूर जी आ गए हैं, जो कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के फिल्मों में डायरेक्टर हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए बॉलीवुड के किस मेगा स्टार को चुना है? तो यहाँ पे आपको बताना है रिजर्व बैंक का कौन ब्रांड एम्बेसडर है यहाँ पे अभी चुना गया है? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, सलमान खान या फिर सनी देओल। रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए बॉलीवुड के किस सुपरस्टार मेगा स्टार को चुना है? चलिए इसका आंसर है अमिताभ बच्चन। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को चुना है। अभियान का लक्ष्य सीधे साधे खाता धारकों को धोखेबाजों से धोखा देने से रोकना है। RBI की सार्वजनिक जागरूकता पहल के एक हिस्से के रूप में नियामक ग्राहकों को क्या करें और क्या ना करें के बारे में सूचित करना रहेगा, जिन्हें उनके द्वारा सुरक्षित और सुनिश्चित रूप से लेन देन करना है। तो यहाँ पे अमिताभ बच्चन जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है RBI का, जिनका काम ये होगा कि भाई जो मतलब खातों से जो ग्राहक हैं वो क्या करें और क्या ना करें, जिसकी वजह से वो फ्रॉड से बच सकें, ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकें। अपने कार्ड का कैसे यूज़ करना है, किसको हमको अपना OTP किसी को नहीं बताना है, ये सारी चीज़ें जो हैं जो बैंक अपने तरफ से बताता है, उसी को देखते हुए रिजर्व बैंक ने यहाँ पे ग्राहक जागरूकता अभियान चलाती है, और जिसमें बॉलीवुड के अभिनेता अमिताभ बच्चन जी गाइडलाइन देंगे कि भाई आपको क्या करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम की किस पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री का हाल ही में निधन हो गया? चलिए आपको बताना है कौन पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री जिनका निधन हुआ हाल ही में। ऑप्शन है सुमन चक्रवर्ती, नंदिनी सप्तपथी, सैयदा अनवर तैमूर या फिर मोना शर्मा। चलिए आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर है सैयदा अनवर तैमूर। असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही सैयदा अनवर तैमूर का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से ऑस्ट्रेलिया में निधन हो गया। वे 83 वर्ष की थीं। वह राज्य की एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री भी थीं। वे 6 दिसंबर 1980 से लेकर 30 जून 1981 तक राज्य की मुख्यमंत्री रहीं। इसके अलावा 1983 से लेकर 1985 तक असम के लोक निर्माण विभाग PWD में मंत्री भी रही हैं।
किस राज्य सरकार ने तंबाकू की खपत को कम करने और सिगरेट एवं तंबाकू के उत्पाद अधिनियम 2003 के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु खुली सिगरेट एवं बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? चाहे आपको बताना है किस राज्य सरकार ने खुली सिगरेट एवं बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन है आपके पास महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब या फिर दिल्ली। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ में अगर वीडियो पसंद आता है तो भाई लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि इससे क्या होता है, आप लाइक करते हैं तो मुझे मनोबल मिलेगा, मुझे अच्छा लगेगा और मैं अपना पूरा 100% दे के आपको जानकारियाँ लेके आते रहूँगा। तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके पूर्व छत्तीसगढ़ ने इस वर्ष की शुरुआत में ही सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था, जबकि कर्नाटक ने साल 2017 में ही सिगरेट, बीड़ी और तंबाकू के अन्य प्रकारों पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। ग्लोबल एडल्ट टबैको सर्वे के अनुसार सिगरेट का उपयोग करने वालों में तकरीब 68% और बीड़ी का उपयोग करने वाले में लगभग 17% लोग खुली सिगरेट और बीड़ी को खरीदते हैं। कहने का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि अब सिंगल सिगरेट नहीं मिलेगी, आपको पूरा बड़ा डब्बा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार ने यहाँ पे ये चीज़ कर दी कि भाई आपको खुली सिगरेट नहीं मिलेगी, छोटे तौर पे नहीं मिलेगी, खुली बीड़ी नहीं मिलेगी, आपको पूरा पैकेट लेना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, निम्न से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास 10 मार्च, 12 मार्च, 13 अप्रैल या फिर 30 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? चलिए, इसका आंसर है 30 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर वर्ष 30 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अनुवाद पेशे के बारे में जागरूकता बढ़ाना, मतलब जो लोग ट्रांसलेटर का काम करते हैं उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना, ताकि उन भाषाओं के बारे में जागरूकता लाई जा सके जो हमारे समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2020 का थीम संकट में दुनिया के लिए शब्दों की तलाश करना है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर वर्ष 30 सितंबर को सेंट जेरोम की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। सेंट जेरोम बाइबल के अनुवादक थे। सेंट जेरोम बाइबल के अनुवादक थे। हमारे लिए काम की चीज़ ये मिल गई यहाँ पे। 30 सितंबर को मनाया जाता है और इस बार का 2020 का थीम क्या है? संकट में दुनिया के लिए शब्दों को तलाशना। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी रिसेंट में हुआ है। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए सभी कितने आरोपियों को बरी कर दिया? आपको बताना है कितने आरोपी थे, एक्यूज बनाए गए थे, जिनको बरी कर दिया है कोर्ट ने। यहाँ पर आपको बताना है। ऑप्शन है 32, 10, 15 या फिर 25। चलिए, इसका आंसर है 32। सीबीआई की विशेष अदालत ने अयोध्या में 28 साल पहले विवादित ढांचा ढहाए जाने की आपराधिक मामले में 30 सितंबर 2020 को फैसला सुना दिया। कोर्ट ने इस मामले में देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी सहित 32 नेताओं को बरी कर दिया। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सीबीआई की तरफ से पेश किए गए सबूत मजबूत नहीं थे। राम मंदिर के लिए होने वाले आंदोलन के समय 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था। इस मामले के तहत आपराधिक केस के साथ साथ दीवानी मुकदमा भी चला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 30 सितंबर 2010 को अयोध्या टाइटल विवाद पर फैसला दिया था। तो ये तो था हमारा आज का करंट अफेयर्स के क्विज। अब हम कुछ आर्टिकल्स और देख लेते हैं। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल प्रायोगिक परीक्षण किया। भारत ने उड़ीसा स्थित प्रक्षेपण स्थल से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का 30 सितंबर 2020 को सफल प्रायोगिक परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, जिसको बोला जाता है, को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए बधाई भी दी। रक्षा मंत्री ने कहा कि उपलब्धि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। यहाँ पे बताया कि यह जो उपलब्धि जो हमको मिली है, हमने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल प्रायोगिक परीक्षण किया, ये
आत्मनिर्भर भारत की जो हमारी दिशा है, मतलब हमारा जो एक मोटो हमने बना के रखा है आत्मनिर्भर भारत, इसके लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पता है। यहाँ पे आगे बात करेंगे। 400 किलोमीटर का रेंज है इसका। उड़ीसा के बालासोर में 30 सितंबर 2020 को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। यह मिसाइल 400 किलोमीटर के तक वार करने में सक्षम है। डीआरडीओ ने यह परीक्षण अपने PJ-10 परियोजना के तहत किया। इस टेस्ट के लिए मिसाइल को देसी बूस्टर से लक्ष्य पर दागा गया था। यह ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन का दूसरा सफल परीक्षण भी है। मिसाइल को समुद्र, जमीन, लड़ाकू विमानों से भी दागा जा सकता है। इसके पहले दिसंबर में 290 किलोमीटर रेंज के ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया हुआ था। ब्रह्मोस के नए संस्करण का प्रपल्शन सिस्टम, प्रणोद सिस्टम भी बोलते हैं इसको हिंदी में, एयर फ्रेम, पावर सप्लाई समेत कई महत्वपूर्ण उपकरण भारत में ही विकसित किए गए हैं। ब्रह्मोस को भारत के डीआरडीओ और रूस के NPOM ने संयुक्त रूप से विकसित किया। ब्रह्मोस मिसाइल की अपनी तरह की इकलौती क्रूज मिसाइल है जो सुपरसोनिक स्पीड से दागी जा सकती है, बहुत ज़्यादा स्पीड रहती है इसकी। भारतीय सेना के तीनों अंगों के लिए ब्रह्मोस मिसाइल के अलग अलग संस्करण बनाए गए हैं। तीनों सेनाओं के लिए बनाए गए हैं। थल सेना के लिए अलग है जो कि ज़मीन से वार करेगा, वायु सेना के लिए अलग है जो कि फाइटर प्लेन्स के थ्रू हम इसको दाग सकते हैं, और जल सेना के लिए भी है जहाँ पे हम पनडुब्बी से या फिर बोल सकते हैं हम शिप से इसको दाग सकते हैं। विश्व की सबसे तेज़ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। डीआरडीओ और रूस के प्रमुख एरोस्पेस उपक्रम NPOM द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस मिसाइल मध्यम रेंज की रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल को पनडुब्बी, युद्धपोत, लड़ाकू विमान तथा ज़मीन से दागा जा सकता है। यह मिसाइल पहले से ही भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना के पास है। इसे विश्व की सबसे तेज़ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे लिए, भारत के लिए गर्व की बात है कि हमने सबसे तेज़ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाई जिसका नाम ब्रह्मोस है। मिसाइल की विशेषता भी और देख लेते हैं मिसाइल की। यह मिसाइल 8.4 मीटर लंबा, 0.6 मीटर चौड़ा, इसका वज़न जो है वो 3000 किलोग्राम है। यह मिसाइल 300 किलोग्राम वजन तक विस्फोटक ढोने और साथ ही साथ 300 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक प्रहार करने की क्षमता रखता है। यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल आवाज़ की गति से 2.8 गुना तेज जाने की क्षमता रखता है। इस मिसाइल को पानी वाले जहाज, हवाई जहाज, ज़मीन या मोबाइल लॉन्चर से भी छोड़ा जा सकता है। वही मैंने जो आपको पहले ही बता दिया कि हम इसको तीनों तरह से यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं। ज़मीन से भी कर सकते हैं, पानी वाले जहाज़ से भी कर सकते हैं, शिप से जिसको बोलते हैं, और मोबाइल टावर, मतलब हम ज़मीन से ऊँचे उठकर या तो प्लेन से या फिर मोबाइल टावर से भी इसको लॉन्च कर सकते हैं। इस मिसाइल को किसी भी दिशा एवं लक्ष्य में मनचाहा तरीके से छोड़ा जा सकता है। यह मिसाइल घनी शहरी आबादी में भी छोटे लक्ष्यों को भी सटीक सतह भेजने में सक्षम है। चलिए अब देख लेते हैं बाबरी मस्जिद कांड के बारे में। बाबरी मस्जिद विध्वंस केस, ढांचा विध्वंस, 28 साल पुराना फैसला जो था जिसका हम यहाँ पे निराकरण कर दिया गया। आडवाणी सहित लगभग 32 आरोपियों को यहाँ पर बरी कर दिया गया। CBI के विशेष अदालत ने अयोध्या में 28 साल पहले विवादित ढांचा ढहाए जाने के आपराधिक मामले में 30 सितंबर 2020 को फैसला सुना दिया। कोर्ट ने इस मामले में देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी समेत 32 नेताओं को बरी कर दिया है। जज ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि CBI की तरफ से पेश किए गए सबूत मजबूत नहीं थे। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लखनऊ की स्पेशल CBI कोर्ट ने मामले पर फैसला सुनाते हुए सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया। जिस केस में चार्जशीट में BJP के LK आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह समेत 49 लोगों का नाम शामिल था, जिसमें 17 लोगों का निधन हो चुका है। बच्चे कितने हमारे 32 लोग बचे हैं, उन सभी को बरी कर दिया गया। मामला क्या था ये भी देख लेते हैं। राम मंदिर के लिए होने वाले आंदोलन के समय 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था। इस मामले के तहत आपराधिक केस के साथ साथ दीवानी मुकदमा भी चला था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 सितंबर 2010 को अयोध्या टाइटल विवाद का फैसला भी दिया था। कोर्ट ने फैसले में कहा कि विवादित भूमि को 3 बराबर हिस्सों में बांटा जाए। कोर्ट ने कहा कि जिस जगह रामलला की मूर्ति है उसे रामलला विराजमान कर दिया जाए, उस जगह पे रामलला को विराजमान कर दिया जाए। सीता रसोई और राम चबूतरा निर्मोही अखाड़ा को दिया जाए।
बाकी का 1/3 हिस्सा जो है वो ज़मीन जो है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाए। साथ ही साथ बाबरी मस्जिद के गिराने के 7 दिन के बाद ही केस सीबीआई को सौंप दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या की विवादित भूमि पर रामलला विराजमान और हिंदू महासभा ने याचिका दायर की। वहीं दूसरी ओर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। इसके बाद इस केस में कई पक्षकार और याचिकाएं लगाई गई। इस मामले में अलग अलग जिलों में सुनवाई भी हुई, जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साल 1993 में सुनवाई के लिए लखनऊ की विशेष अदालत का गठन भी कर दिया था। तो ये तो था हमारा करंट अफेयर्स। थैंक यू। हमारा क्या आज का करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, कल की क्लास में मैं डेली आपके लिए लेके आने वाला हूँ, डेली हमारी क्लास रहने वाली है। कल हम फिर पढ़ेंगे कल का करंट अफेयर्स और सारी चीज़ों को जानेंगे। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। हमारी क्लास रेगुलर चल रही है, मैथ्स की क्लास भी हमारी रेगुलर चल रही है, साइंस भी चल रही है, सारी क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही हैं। थैंक यू।